कृषि के क्षेत्र में हम लोगों ने जो प्रगति किए हैं वो हम सब लोगों को विदित है कि कैसे हम लोगों ने 1950-60 दशक से अपना यात्रा शुरू करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी यात्रा के दौरान हम लोगों ने जितने सारे अड़चने थे उसको अतिक्रम करते हुए, उसका सामना करते हुए, जितने चुनौतियां थे उसका सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ 3.5% से ज़्यादा ग्रोथ है और ये जो हार वृद्धि है कृषि के क्षेत्र में, इसका श्रेय पशुपालन और मछली, ये दोनों के क्षेत्र में जो वृद्धि है उसको जाता है। और इसमें टेक्नोलॉजी का योगदान भी रहा है। टेक्नोलॉजी का योगदान जब हरित क्रांति हुई थी तभी थी और अभी भी टेक्नोलॉजी का योगदान है। एक दो उदाहरण दूंगा और संक्षेप में बताऊंगा, आप सब लोग को पता है, बट एक दो जो बिंदु है उसको सामने रखने की कोशिश करूंगा। हरित क्रांति हुई, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज इंट्रोड्यूस किए गए और उसका प्रचार प्रसार हुआ और जो हमारे खाद्यान्न की आवश्यकता था वो पूरा हुआ। और आगे आगे जैसे चलते गए हमारे जनसंख्या बढ़ता गया और उसके साथ साथ हमारे उत्पादन भी बढ़ता गया और अभी 1.3 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है और ये आबादी को हम लोग खिला पा रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। 6.5 गुना हम लोगों ने खाद्य शस्य उत्पादन में बढ़ोतरी लाए हैं। जो 1950-51 में जो हमारा उत्पादन था उसके तुलना में 6.5 गुना उत्पादन बढ़ा है अभी। और कोविड के बावजूद भी हम लोगों का उत्पादन कम नहीं हुआ है और निर्यात भी बढ़ा है। और अगर आप देखिएगा कि करीब करीब 41 बिलियन US डॉलर हम निर्यात करके कमाए हैं, देश कमाया है, और जो हमारे आयात से करीब करीब 19 बिलियन US डॉलर ज़्यादा है। धान की अगर उदाहरण लेंगे कि हम करीब करीब 17 मिलियन टन धान निर्यात कर रहे हैं और जिससे 60,000 करोड़ से ज़्यादा हमें मिल रहा है निर्यात करते हुए। और इसी तरह का बागवानी फसलें और दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, मछली का निर्यात करते हुए 7 बिलियन US डॉलर हम कमाते हैं। और इसी तरह का बाकी चीज़ें, बागवानी फसल भी निर्यात कर रहे हैं। और इसमें ये जो स्थिति आज पैदा हुई है इसमें योगदान टेक्नोलॉजी का रहा है। ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी तो था ही, उसका कमियां तो बहुत हम आज चर्चा के दौरान वार्तालाप नहीं करना चाहेंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उससे हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या परिवर्तन लाए हैं और उसका एक दो उदाहरण देकर मैं और एक दो बातें करूंगा, समाप्त करूंगा। एक उदाहरण मैं अभी देना चाहूंगा, वो गन्ने के क्षेत्र में। गन्ना हमारा चीनी उत्पादन 23 से 25 मिलियन टन के आसपास था 6-7 साल पहले।
और हम कई बार हमें आयात करना पड़ता था हमारा जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। और जो किस्में थे उसमें पैदावार था, लेकिन हमें जितनी आवश्यकता थी उतना नहीं होता था और उत्पादन कम होता था, उसके कारण हमें आयात करना पड़ता था। तो हम लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से शोध करते हुए एक नए किस्म लाए। वो गन्ने की जो एक किस्म की बात मैं कर रहा हूं, और ये गन्ने की किस्म के कारण 20 टन प्रति हेक्टेयर गन्ने उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, और चीनी जो रिकवरी होती है शुगर की उसमें भी बढ़ोतरी हुई। 8-9-10% से कम रहता था, अब 12% तक रिकवरी हुई, और जिसके कारण काफ़ी उसके ऊपर चर्चा भी हो रखा है, पब्लिकेशन भी हो रखा है, मीडिया कवरेज भी हो रखा है। 6 से 8 मिलियन टन ज़्यादा चीनी उत्पादन, और ये टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ। मैं टेक्नोलॉजी वैरायटी के रूप में खाली बात नहीं कर रहा हूं, वैरायटी के साथ साथ जितने प्रबंधन होते हैं, फसल प्रबंधन, उसका सारे उसके साथ जाते हैं, और उसके साथ साथ इसके सारे जब किसान के खेत में गए हैं और किसान अपनाए हैं, और इसके कारण इसका नतीजा ये हुआ कि हमें 32 मिलियन टन तक चीनी उत्पादन हुआ। और चीनी का आवश्यकता पूरा करने के बाद हम ये सोच रहे हैं और अब डिसीजन लिए हैं कि इसको हम चीनी और गन्ने का जूस को हमने बायो इथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है, मोलासेस के, हेवी मोलासेस के साथ साथ। तो ये एक टेक्नोलॉजी खाली डेवलप नहीं किया गया, विकास नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर चीनी मिल्स के साथ मिलते हुए, किसान के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए बड़े पैमाने पर इसका विस्तार किया गया, प्रसारण किया गया, और किसान के द्वारा आदृत हुआ, और उसके चलते चीनी उत्पादन में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, और हम आज ये स्थिति में पहुंचे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का योगदान का उदाहरण है। अवस्थी जी अभी बोल रहे थे कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में 2 साल पहले इफ्को के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आए, और जब चर्चा हुआ पता चला कि उनके पास कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी बनी है अभी, और उसको बड़े पैमाने पर खेत में लेना है, और लेने के लिए हमें शोध की आवश्यकता होता है कि किस तरीके से ये काम करता है और कितना उसका रिजल्ट्स है और क्या है, और किसान के खेत में। तो हम लोगों ने मिलकर ये योजना बनाए, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ उनकी योजना बनी, और हमारे संस्थान भी उसमें जुटे, और बड़े पैमाने पर देशव्यापी इसका टेस्टिंग हुआ। और ये जो नतीजे हमारे सामने आए, ये हुआ कि कम से कम 25% हम रासायनिक खाद यूरिया का सेविंग कर सकते हैं। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम लोग जितना रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, अच्छा ही है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, मिट्टी के लिए अच्छा है, लागत भी कम हो सकता है अगर सही इस्तेमाल किया जाए। और नैनो यूरिया के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये उदाहरण है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को मेनस्ट्रीमिंग करते हुए, काम में लगाते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए हम लागत कम कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ाते हुए। और बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे विश्व स्तर में और देश में टिकाऊ खेती की बात होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात हो रही है। सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात जब होती है, ग्लोबल स्तर पर हो, नेशनल स्तर पर हो,
उसमें टेक्नोलॉजी और सही इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। हमारे पराली का अगर उदाहरण आप लेंगे, हमारे देश में जैसे राइस धान के पराली जो है 23-24 मिलियन टन उत्पादन हमारे पराली होती है पंजाब हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। 23 से 25 मिलियन टन की ये जो पराली है उसको हम जमीन में मिला के जमीन का उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बनाए और काटने की व्यवस्था बनी, सही ढंग से उसको छोटे छोटे काट कर मिट्टी में मिलाया जाए और उसके साथ साथ मिट्टी के ऊपर भी रहे कोई बात नहीं, और हैप्पी सीडर जैसे मशीन, और उसके बाद उसके ऊपर भी और परिवर्तन करके नए मशीन आ गए हैं ताकि गेहूं का बुआई जब पराली जमीन पर गिरी है, पड़ा हुआ है, 6 इंच तक भी है, तब गेहूं का बुआई हो सकता है। और उससे अच्छे सफलतापूर्वक इसका डेमोन्स्ट्रेशन बड़े पैमाने पर किया गया, सरकार की योजना भी लाया गया उसको कामयाब करने के लिए। और इसका उससे ये भी मिला हमारे शोध के तहत कि हम कम से कम 20 to 25% पानी का बचत कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। गेहूं में जितना पानी लगता है उससे 20 से 25% कम पानी इरिगेशन हमें लगता है। खाद की इस्तेमाल भी कम होती है, कम से कम जो है ये 20-25 kg हमारे यूरिया की बचत तो हो जाती है। आगे कार्बन की मात्रा बढ़ती है। 7 साल में हम जब कार्बन की मात्रा जमीन में 0.34% हुआ करता था, अब 0.7% से ज्यादा। और ये भी एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जहां कम मिट्टी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता और उसके तहत हम लोगों ने बुआई करते हैं और उसमें उपजाऊ शक्ति भी बजाय रहता है, जमीन का पानी कम खर्चा होता है और लागत भी कम होता है। इसके बावजूद हम सही ढंग से उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए, इतना डेमोन्स्ट्रेशन के बावजूद। सो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का मैं 3 उदाहरण दिया कि कैसे वैरायटी, नैनो यूरिया और मशीन, ये 3 उदाहरण देके मैं ये बताना चाहूंगा टेक्नोलॉजी के तहत हम कृषि क्षेत्र में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं और आगे जाकर इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगा। और आज हम प्रिसिशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, टिकाऊ खेती की बात करते हैं और पर्यावरण का सेहत की बात करते हैं, और ये सारे जो बात करते हैं और कम लागत से करना चाहते हैं और जितना खेती होगी उसमें पानी जितना कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि पानी 5000 क्यूबिक मीटर 1950-51 में प्रति व्यक्ति उपलब्ध था, अब 1500 क्यूबिक मीटर से कम हो रहा है और आगे जाकर और कम होगा। प्रति व्यक्ति जितना पानी आवश्यकता है उतना ना मिले और उससे एक दूसरे से हम लड़ाई करना शुरू कर देंगे, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ। तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए और मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को बजाय रखना भी आवश्यकता है। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो वांछनीय है, आवश्यक है, जरूरी है, तो हमें करना होगा, ज्यादा से ज्यादा करना होगा। लेकिन ये कभी हमें भूलना नहीं होगा कि किसान का जो आमदनी बढ़े, आय भी बढ़े और वो आय में कभी कमी ना हो, और वो आय बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है ये भी सोचना होगा साथ साथ। और किसान मित्रों को भी मेरा निवेदन है, अगर सही टेक्नोलॉजी को सही समय पर नहीं अपनाएंगे, ना अपने को उनको फायदा होगा, ना पर्यावरण को फायदा होगा, ना देश को फायदा होगा। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए किसान मित्रों जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में साथ मिलकर काम करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, आगे आएंगे, तब जाके ये कृषि क्षेत्र में हमारा जो प्रगति है और ज़्यादा प्रगति हमारा हो सकता है और हमें फायदा मिल सकता है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इस तरह का उदाहरण अनेक क्षेत्र में है
पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में है, मछली के क्षेत्र में है, बहुत सारे उदाहरण है टेक्नोलॉजी का कैसे इसको मेनस्ट्रीमिंग किया जाए। और ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी के लिए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता भी है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च के में भी आवश्यकता है। सरकार के इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, अब सरकार के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट की इन्वेस्टमेंट के भी आवश्यकता है। जब टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे और किसान के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए करेंगे और कैसे उसका कमर्शियलाइजेशन हो पाएगा, शुरू से उसके बारे में चर्चा करते हुए उस तरह का टेक्नोलॉजी बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमें ज्यादा सफलता मिलेगा। तो इसीलिए मेरे निवेदन भी रहेगा किसान मित्रों के साथ साथ जो भी आज प्राइवेट के जितने उपस्थित हैं लोग और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आज उपस्थित होंगे, सबको मिलकर करना है और सफलता लानी है और देश को आगे ले जाना है। हमें 40 से ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी बनाए हैं और जब तक हमारे प्राइवेट पार्टनरशिप इससे नहीं बनेगा तो उसको हम किसान तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और युवा वर्गों को अगर ज़्यादा अट्रैक्ट करना है इस तरह के नए नए टेक्नोलॉजी को उनके साथ उनके संदेश देते हुए, इन्वॉल्व करते हुए, एंटरप्रेन्योरशिप बनाते हुए, नए नए स्टार्टअप बनाते हुए, पिछले 7 साल में हम लोगों ने 750 से ज़्यादा स्टार्टअप हम एग्रीकल्चर में बनाए हैं और उसमें कई सक्सेसफुल स्टार्टअप बने हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी खाली बनाना नहीं है, ले जाना है और किसान के साथ जोड़ते हुए उनको फायदा देना है, किसान का आमदनी को दुगुनी, 3 गुनी, 4 गुनी भी करना है। हम अभी 50,000 से ज़्यादा किसानों का आमदनी दुगुनी हुई और उसका जो हमारे इकट्ठी मिलकर काम करने से और उसका डॉक्यूमेंटेशन हम किए हैं और 75,000 करेंगे और इस साल वो डॉक्यूमेंट लाएंगे कि किस तरीके से किसान का आमदनी को टेक्नोलॉजी के तहत और बाकी आनुषंगिक जो आवश्यकता है उसके साथ लेते हुए किसान का आमदनी को कैसे बढ़ा दिया जा सकता है। उसका उदाहरण 75,000 हमारे सामने अभी है, सफलता की कहानी। और किसान है जिनका आमदनी 5 गुना 7 गुना भी बढ़ी है और ये उदाहरण हमारे साथ है। और सरकार के योजना, बाकी सारे टेक्नोलॉजी का योगदान और सबका योगदान से ये संभव हुआ है। ना और ज़्यादा बोलते हुए यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे हरवीर जी को विशेष रूप में हमें बुलाने के लिए और ICAR आप सबके साथ मिलकर काम करने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर्ड, इट्स ऑलवेज रेडी। सो आप जो भी चाहेंगे, जब भी चाहेंगे हमारे साथ बात कर सकते हैं, आ सकते हैं, इकट्ठे मिलकर हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।